नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले की 199 जन्म जयंती और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, उन्हें मनुस्मृति में कोई अधिकार नहीं है। संवैधानिक तौर पर SC, ST, OBC को एकत्रित किया और उन्हें मौलिक अधिकार निहित किया। वहीं मनुस्मृति में कोई मौलिक अधिकार संरक्षित नहीं है। इसको वामन मेश्राम ने पुराने समय में नाम रखने की पद्धति को उजागर करते हुए उदाहरण दिया। वाल्मीकि सफाई कामगार भंगी नाम दिया, जबकि भारत के मूल निवासी हैं। इनके मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और वामसेव के आय से होगी कार्रवाई। पेश एक रिपोर्ट। अनुसूचित जाति बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो ब्राह्मणों के माध्यम से मूल निवासी बहुजन समाज के 6000 टुकड़े किए गए थे, उन 6000 टुकड़ों को संगठित किए बगैर हमारे लोगों को हक और अधिकार नहीं मिल सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिन जातियों को ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में अधिकार नहीं थे, उनमें से भूतपूर्व अछूत जातियों को संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति के तौर पर संगठित करने का प्रयास किया और उसे संवैधानिक मान्यता देने का काम किया। मनुस्मृति में अनुसूचित जाति को मान्यता नहीं है। अनुसूचित जाति को अनुस्मृति के माध्यम से अछूत कहा गया है और अछूत लोगों को किसी भी प्रकार के मानवीय अधिकार नहीं थे। बहुत सारे अनुसूचित जाति के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को ये बात पढ़े लिखे होने के बावजूद भी समझ में नहीं आता कि अनुसूचित जाति के लोग वर्ण व्यवस्था में शूद्र जाति के लोग नहीं है। ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ लोगों को नहीं, ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को अनुसूचित जाति के लोग वर्ण व्यवस्था में शूद्र लोग नहीं है, ये जानकारी नहीं है। जो शूद्र जातियां है उनको भारत सरकार के द्वारा पछात वर्ग, OBC, अदर बैकवर्ड, ये अदर बैकवर्ड कैसे शब्द बना? शेड्यूल कास्ट के लोग बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब के लोग बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट के लोग बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब के लोग बैकवर्ड है। इसके अलावा जो बैकवर्ड है वो अदर बैकवर्ड है। दूसरी तरफ से अगर ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वो पछात वर्ग है, वो OBC है। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को जो राज्य सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय सरकार के द्वारा जो अभ्यासक्रम पढ़ाया जाता है, उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति क्यों कहा जाता है वो नहीं लिखा गया है। कहीं सरकार के आदेशों निर्देशों में है
पढ़ाई लिखाई के अभ्यासक्रम में नहीं है, इसलिए लोगों को पता नहीं है। इसलिए ये जानकारी देना, जानकारी समझना और समझाना बहुत जरूरी है। इससे हमारे लोगों में जागृति फैलती है। हमारे बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि जागृति करना चाहिए, तो जागृति वही कर सकता है जो ये जानता है कि लोगों को क्या जानकारी नहीं है। जो है वो जानकारी नहीं है, जो है वो जानकारी नहीं है, वो अज्ञान है। ये भी पता नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी जब तक नहीं होगा पता कैसे चलेगा। जिन लोगों को फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा का पता नहीं है, वो लोग ठीक से जानते नहीं है, और ठीक से ना जानने की वजह से ब्राह्मणों के झांसे में फंसे रहते हैं। आप लोगों को गुजरात का ही एक ब्राह्मण नेता है, वो है दयानंद सरस्वती, राजकोट का टंकारा का रहने वाला दयानंद सरस्वती। वो कहता है कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, वो कहता है। और वाम लोग, SC ST OBC के लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं। वो कहता है कि हिंदू मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। दयानंद सरस्वती पंडित है, ब्राह्मण है, वो जानता है कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। अगर हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है तो उसकी एक वजह यह है, मुसलमानों के आगमन के पहले भारत में हिंदू शब्द ही भारत के लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है। हिंदू जो शब्द है, मुसलमान जब तक भारत में नहीं आए थे उसके पहले का जो लिटरेचर लिखा हुआ है उसमें हिंदू शब्द ही उपलब्ध नहीं है। मुसलमानों के आगमन के बाद जब वो सिंध से गुजर कर इधर आए तो इधर के लोगों को, सिंध के इधर के लोगों को उन्होंने उच्चारण में, उनको उच्चारण कहने के लिए दिक्कत होती थी, स का उच्चारण ह करते थे, तो सिंधु का हिंदू कर दिया। तो इस तरह से ये हिंदू शब्द मुसलमानों के आगमन के बाद आया। हम लोगों को ये जानकारी नहीं है, दयानंद सरस्वती को जानकारी है, वो ब्राह्मण है, उसको जानकारी है। इसका मतलब ब्राह्मणों को भी जानकारी है कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, ये थोड़ी देर के लिए दूर रखो, तो हिंदू शब्द मुसलमानों के द्वारा दिया है, ऐसा कहो, गाली छोड़ो, हिंदू मुसलमानों के दिया हुआ का। अब SC ST OBC के घर में बच्चा पैदा होता है वो तो अपने आप तो नहीं होता है ना। बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का नाम रखने के लिए आम तौर पर SC ST OBC के लोग पंडित को, ब्राह्मण को बुलाते हैं।
और उसको पूछते हैं कि ये हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया है, उसका क्या नाम रखे। आप लोगों को भी मालूम होगा क्या नाम रखे उसका। बच्चा पैदा करने का बड़ा काम कर लिया, साला छोटा नाम रखने का काम हमारे लोग जो है वो कर नहीं पाते, और उसके लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं। और फिर पुराने समय में ब्राह्मणों ने ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हमारे लोगों के, गुजरात में तो वो नाम उच्चारण करना एक प्रकार से गाली है। कचरा, कचरा को एक शब्द भाई, तो हमारे लोगों को लगता है नहीं भाई है, कचरा भाई। तो हमारे लोग वो उन्होंने नहीं कहा कचरा भाई, उन्होंने केवल कचरा कहा। हमारे लोगों ने वो अच्छा लगे इसलिए भाई लगा। अरे भाई है भाई, थोड़ा बॉम्बे में भाई का अर्थ बहुत खतरनाक होता है। हाँ, तो नाम रखने तक का हमारे लोगों के पास अधिकार नहीं था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। आज जो मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन हम जी रहे हैं, वो हमारे पुरखों के द्वारा 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का जो संघर्ष हुआ, उसी संघर्ष के बदौलत संविधान भी आया। उसी संघर्ष के बदौलत अभी जो बामसेफ सारे देश भर में हमने बनाया, उसी संघर्ष के बदौलत हम लोगों ने इतना बड़ा विशाल ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो जिले हैं वहां भी हमारी शाखाएं, और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो जिले हैं वहां भी बामसेफ की शाखाएं कार्यरत है, इधर बांग्लादेश के साइड में। तो इतना बड़ा संगठन हमने सारे देश भर में बनाया, रात दिन मेहनत करके। अभी लगभग मेरी उम्र 70 साल की है, तो 19 साल की उम्र में मैंने ये काम शुरू किया, तो 51 साल लगभग हो गए। इतना लंबा समय, कुछ लोगों की तो इतनी उम्र भी नहीं होगी, यहां सुनने के लिए आए हैं। कुछ लोगों की है, तो और जिनकी उम्र है वो केवल उम्र से ही बड़े हैं। चलो, खुशी की बात है कि आप लोग समझदार भी हैं। उम्र बढ़ने के लिए आदमी को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो कैलेंडर करता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो कैलेंडर करता है और कैलेंडर में देखते रहते कि हाँ हमारा ये साल इतना हो गया है। तो साथियों, हम लोगों को अगर आजाद भारत में संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है पढ़ने लिखने का, तो पढ़ना लिखना एक अलग बात है। हर पढ़ा लिखा आदमी जागृत हो जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा होना और जागृत होना दो एक बात नहीं है, दो अलग अलग बातें हैं। अगर ये दो अलग अलग बातें नहीं होती तो फिर काशीराम जी को पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाने की जरूरत नहीं थी। ये तो बामसेफ तो पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, और पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाने में एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि इन लोगों को महीने के आखिरी तारीख में सैलरी मिलना कंपलसरी था। चाहे राज्य कुछ भी करता रहे, मगर सैलरी पहले नंबर पर देनी चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। सैलरी देना ही है तो पहले सैलरी की व्यवस्था करनी पड़ती है नगर पालिका को, महानगर पालिका को, जिला पंचायत को, तालुका पंचायत को, ग्राम पंचायत को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। पहले सैलरी की व्यवस्था करनी पड़ती है, बचा हुआ पैसा
विकास के लिए खर्चा किया जाता है। तो ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, तमाम बातें हम लोग बोलते रहते हैं, तमाम बातें कहते रहते हैं। अब जो सफाई का काम करने वाली जातियां हैं, उनको तमाम किस्म के नाम से कहा जाता है। एक नाम तो ब्राह्मण धर्म के द्वारा हमारे लोगों को दिया हुआ है, वो हमारे लोगों को बहुत बुरा लगता है। वो नाम है, एक जाति का नाम है, वो है बंगी। दूसरा है सफाई कामगार, तीसरा है वाल्मीकि। और ये सारे मूल में ये सारी जातियां सफाई का जो काम करने वाली है वो सब अछूत जाति है। अभी मुझे गुजरात में पता चला कि अब अछूत जाति के लोग ये काम नहीं कर रहे। अभी आपने बताया, उसमें आदिवासी लोगों को लाया गया। और आदिवासी लोगों को लाने के पीछे क्या कारण है? उसको निश्चित मंथली आय होना शुरू हो गया, सैलरी मिलना शुरू हो गया। अभी कुछ कार्यकर्ता ने भाषण के क्रम में कहा कि जिनको 10,000 15,000 रुपया मिलता है ठेकेदारी में, उनको एक्चुअल सैलरी 60,000 50,000 60,000 मिलती है। बाकी सारे पैसे ठेकेदारी में ठेकेदार रख लेता है। तो ये वैसे गैर कानूनी बात है, मगर सरकार के स्तर पर ये हो रहा है। अगर ये सरकार के स्तर पर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि संगठित रूप से इसका मुकाबला करने के लिए कोई काम कर नहीं रहा है। तो इसलिए मैं ये ऐलान करता हूं, किशोर भाई ये इसको नोट कर लो कि मेरे पास लेटर लिखो। इस मामले के लिए हम लोग 2 काम करेंगे। एक, इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे क्योंकि ये ऑल इंडिया का मामला है। दूसरा, वामसिक संगठन के पैसे से लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए जो सफाई काम करने वाले लोग हैं उनको कोई नया पैसा देना नहीं है। दूसरा काम है, इसके लिए आंदोलन करेंगे। 2 काम, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, फैसला सुप्रीम कोर्ट के लोगों को करना है, मगर आंदोलन करना तो मेरे नियंत्रण में है। जो मेरे नियंत्रण में है वो मुझे पहले करना चाहिए। इस मुद्दे पर आंदोलन करने का तो हमारे नियंत्रण में है, हम इसको आंदोलन कर सकते हैं। और ये 2 बातें नोट करो और मेरे मतलब सचिवालय को इसको लिखो, तो इस पर हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। साथियों, क्या सफाई का काम करने वाली जो जातियां हैं, ये जातियां, इनको धर्म के बारे में कोई खास जानकारी है? सफाई का काम करने वाली जो जातियां है, इन लोगों को धर्म के बारे में कोई जानकारी है? धर्म जो है एक वेग टर्म है। ये धर्म क्या है? तो आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं कि जो धार्मिक आदमी होता है उसको हम बहुत अच्छा आदमी मानते हैं। ऐसा भारतीय परंपरा में मान्यता है। और सबसे ज्यादा धार्मिक ब्राह्मणों को माना जाता है, तो ब्राह्मणों को सबसे अच्छा मानते हैं। जिनको सबसे अच्छा मानते हैं उन्होंने SC ST OBC को 6,000 जाति के टुकड़ों में बांटकर एक को अछूत बनाया, एक को जंगली आदिवासी बनाया, एक को शूद्र बनाया और तीनों को अधिकार वंचित किया, जिसको हम अच्छा मानते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते रहते, पूछते रहते कि आप
ब्राह्मणों के विरोध में क्यों है, ऐसा बोलते रहते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई कि ब्राह्मणों के विरोध में मैं इसलिए हूं क्योंकि इन लोगों ने हमारे जो लोग हैं उन लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, इसको छूने लायक अछूत घोषित किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने अनटचेबल नाम का एक ग्रंथ लिखा, आप में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अनटचेबल नाम का एक ग्रंथ है शूद्र। शूद्र और अनटचेबल दो ग्रंथ अलग अलग है। शूद्र जो है वो ओबीसी के रेफरेंस में है, और शूद्र के बारे में उनका कहना था, बाबा साहब का कहना है कि क्षत्रिय लोग और ब्राह्मणों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की वजह से क्षत्रिय डिग्रेड होकर शूद्र बनाए गए। इसलिए बहुत बार बहुत जगह क्षत्रियों के सरनेम और ओबीसी के सरनेम एक जैसे मिलते, बहुत देश भर में। उसकी वजह यह है, तो ये इतिहास क्षत्रियों के लोगों को मालूम होना चाहिए। ये इतिहास क्षत्रिय लोगों को मालूम नहीं है। अभी ये राजस्थान से हमारे साथ क्षत्रिय और निवासी संघ के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो इन लोगों को भी जानकारी होना जरूरी है कि ये क्षत्रिय जो है इसका मूल क्या है। इसका मूल क्या है, तो अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि बहुत एंशियंट इंडिया में, बुद्ध पूर्व काल में ये लोग नाग लोग हैं। और नाग जो है ये इकट्ठा लोग थे, और इस वजह से इनका ब्राह्मण प्रतिकार नहीं कर पाते थे। नाग लोगों ने ही बुद्धा को आश्रय दिया। नाग लोगों ने ही सबसे पहले साम्राज्य स्थापित किया। भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्यों का था। मौर्य लोग नाग लोग थे, और इन लोगों ने बुद्धा के विचारधारा को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र को निर्माण करने का काम किया था अशोका के द्वारा। अशोका ने अपनी ताकत लगाई। आप लोग देखेंगे पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे उधर रशिया का बॉर्डर लग जाता है, वहां तक अशोका का साम्राज्य था। अभी भी वो पुराना नक्शा अवेलेबल है, भारत में लोगों को पढ़ाया जाता है। ये नाग लोगों का साम्राज्य था। तो इसलिए हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इतिहासकार, ब्राह्मण इतिहासकार हुआ है। वो कहता है कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। तो ये हम लोगों को बताने के लिए, जागृत करने के लिए नहीं कहा उसने ब्राह्मणों को कहा कि तुम्हारे हजारों सालों की जो शत्रु है नाग, ये सारे महाराष्ट्र के लोग हैं, ये नाग लोग हैं, इनसे सावधान रहना जरूरी है। तो साथियों, ऐसी तमाम बातें हैं इतिहास में जो हमारे लोगों को पढ़ाई या बताई नहीं जाती है, क्योंकि लिखने वाले लोग हमारे लोग नहीं है। धर्म का, ब्राह्मण धर्म के दृष्टि से अर्थ है वर्ण धर्म। धर्म का वास्तविक अर्थ है भारतीय संदर्भ में वो है वर्ण धर्म। और वर्ण धर्म का अर्थ होता है जिसका जो वर्ण है वही उसका धर्म है। ब्राह्मण का अलग धर्म है, क्षत्रिय का अलग धर्म है, वैश्य का अलग धर्म है, शूद्र का अलग धर्म है। अछूत वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं।
जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने आउटकास्ट कहा। अंग्रेजी का शब्द है आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब है वर्ण बाह्य लोग, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। वर्ण व्यवस्था के बाहर कौन कौन है? अछूत, शेड्यूल ट्राइब, नोमेरिक ट्राइब, ये लोग जो है, ये शूद्र, ये सारे वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। तो ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है कि इन लोगों ने जो आज का जो अदर बैकवर्ड क्लासेस का वर्ग है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे रखा और उसको शूद्र घोषित किया और उसको उन्होंने अधिकार वंचित किया। और वो भी मूल निवासी लोग हैं, उनको उसने वर्ण व्यवस्था के अधीन क्यों रखा? क्योंकि सेवा करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। इसके विरोध में सबसे पहले बुद्धा ने प्रतिकार किया। जो संगठित प्रतिकार है वो बुद्धा के द्वारा हुआ है और बुद्धा की वजह से सारे दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये चतुसूत्री का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत मालूम हुआ। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि बुद्धा ने जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो चतुसूत्री है, उसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना धर्म स्वीकार किया। मुझे नहीं लगता किसी को यह बात पता है। ये चतुसूत्री यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जो बुद्धा की है, उसको यूनो ने अपना धर्म स्वीकार किया, अपना सिद्धांत स्वीकार किया। और इन 4 सिद्धांतों के आधार पर यूनो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। वो बाय रिलीजन बुद्धिस्ट नहीं है जो यूनो के लोग हैं, मगर वो दुनिया को चतुसूत्री पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण करने के लिए सारे दुनिया के देशों को गाइडलाइंस देते हैं। तो जो भारत की मेधा है, बुद्धि है, उसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। वास्तव में ये धर्म है जो मानव जाति को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित। समता क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? अगर मैं यहां से देखूं तो कोई आदमी समान दिखाई नहीं देता है। कलर के आधार पर, हाइट के आधार पर समान दिखाई नहीं देता। समान दिखाई ना देने के बावजूद भी सारे इंसान बराबर है। जब ये सिद्धांत स्वीकार किया जाता है तो सबके साथ जब फैसले लेने की अथॉरिटी जिनके पास है, उनको ये सिद्धांत ध्यान में रखते हुए उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है। साधारण आदमी दूसरे साधारण के साथ क्या व्यवहार करता है एक अलग बात है, मगर जिसके पास अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी क्या फैसला करती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत सरकार, इनको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था के विरोध में फैसले करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कर लिया तो इसे आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, जैसा हम लोग करते रहते। अभी 23 तारीख को हमारा भारत बंद है, 23 अप्रैल को उसकी तैयारी सारे देश भर में हम लोग कर रहे हैं। तो ये भारत बंद जो है, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये अभी पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं हो रहा है। मैं भी जानता हूं नहीं हो रहा है, मगर ये भारत बंद का कार्यक्रम प्रभावशाली करने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये बूथ लेवल का संगठन खड़ा करने के लिए किया जा रहा है। इसका मकसद बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है।
और जिस दिन बूथ लेवल का संगठन खड़ा हो जाएगा उस दिन ये आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। तो आपको 5 महीना 29 दिन आंदोलन की तैयारी करनी है और 1 दिन आंदोलन करना है। तो 5 महीना 29 दिन तक जब आप तैयारी करते हो तो आपको जिले से नीचे तहसील, तहसील के नीचे ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के नीचे ग्राम, यहां फील्ड के लिए जाना पड़ता है। और जाते वक्त आप लोगों को संगठन बनाने का काम करना पड़ता है, क्योंकि संगठन बनाने का काम करोगे तो वहां संगठित रूप से काम करने वाले लोग रहेंगे। और जब मैं दिल्ली से कोई आदेश दूंगा, अगर 15 लाख बूथ पर अगर हमारा कार्यकर्ता हो तो वहां तक मैसेज जाएगा तो वो सारा मोबिलाइज करेगा। जब सारे देश के लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा तो ये आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। जन आंदोलन की वजह से अंग्रेज लोगों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने अंग्रेजों को क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, उसके बाद अंग्रेज भारत छोड़कर गए। ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, ये बहुत अभी अभी अर्वाचीन इतिहास है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, गांधी नहीं कर सकते थे, हम कर सकते हैं, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के संख्या 85% है, हम कर सकते हैं। गांधी क्यों करने में कामयाब हो गया? 2 कारण है। गांधी ने धोती पूरी पहनी थी मगर बांधी थी आधी। आप लोगों को, गुजराती लोगों को बुरा लगता है, मगर मैं आप लोगों को सही सही बताता हूं। धोती पूरी ही पहनी थी, क्योंकि आधा काटकर तो नहीं पहना था। धोती पूरी ही पहनी थी मगर उसको आधा बांधने के वक्त आधा बांधा था, ताकि हमारे लोग दिमाग से नहीं देखते हैं, हमारे लोग आंखों से देखते हैं, मैंने दिमाग से देखा। ज्यादातर लोग आंखों से देखते हैं, उनको आधा दिखाई देता है, मगर वो आधा जो है बांधने की वजह से दिखाई देता है। वास्तव में पूरा पहना हुआ है, तो उसको आधा क्यों बांधा? क्योंकि उसने देखा गांव देहात के जो किसान है, बैकवर्ड लोग हैं, वो इसी तरह से धोती बांधते, क्योंकि उसमें खेती में मट्टी में काम करना पड़ता है, तो कपड़ा खराब ना हो इसलिए ऐसा बांधना पड़ता है। तो बैरिस्टर गांधी को कचरे में तो काम नहीं करना पड़ता था, तो उसको बांध के रखने की जरूरत नहीं थी। मगर बहुसंख्यक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए गांधी ने लोगों के सामने दिखावा किया कि मैं तुम्हारा ही आदमी हूं। तो आम आदमी तो बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा था, आम आदमी तो केवल आंखों का उपयोग कर रहा है। देखने की वजह से गांधी ने ज्यादातर SC ST OBC के जो लोग हैं, क्योंकि जो क्षत्रिय है वो तो संस्थानिक थे, राजा थे, वो तो गांधी के आंदोलन में शामिल नहीं थे। क्षत्रिय लोग गांधी के आंदोलन में शामिल नहीं थे, और बहुत सारे ब्राह्मण लोग गांधी को अपना नेता नहीं मानते थे। जो ज्यादा चालाक लोग थे वो गांधी के द्वारा आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए गांधी का इस्तेमाल कर रहे थे, कि जब यह आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा तो मौका देखकर इस आदमी को हम मार देंगे और इसका नेतृत्व अपने हाथ में ले लेंगे। गांधी को मार दिया गया और नेहरू को नेता बना दिया गया, और सारी कांग्रेस संगठन जो मास लेवल का संगठन था गांधी ने बनाया था, जो ब्राह्मणों का कब्जा कर लिया, वो कब्जा अभी भी है। क्योंकि जब बीजेपी जाएगी तो विकल्प के तौर पर कांग्रेस ही आएगी, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग 85% है, इन 85% लोगों को संगठित करने की आवश्यकता है। अगर हम संगठित करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी। आज हम लोग 23 अप्रैल को करने जा रहे हैं।
हम लोग 23 अप्रैल को करने जा रहे हैं। हमें मालूम है हमारे सारे लोग उसमें शामिल होने वाले नहीं, हमको मालूम है। मगर ब्राह्मणों को क्या लगता है, क्या लगता है ब्राह्मणों को? सारे लोग शामिल होने वाले नहीं है, हमें भी मालूम है, मगर एक दिन शामिल हो सकते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो समझ रहे क्या? ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि हम साल में 2 बार कर रहे, 5 महीने 29 दिन तैयारी कर रहे, तो एक न एक दिन समय आने वाला है। और जब आने वाला है तो ये सारे देश का आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। ये हो जाए, ये हम करने वाले हैं। अच्छा, ये अपने आप होने वाला नहीं है, हम करने वाले हैं। हम भी उस दिशा में ले लगातार सारे देश भर में करने में लगे हुए हैं। इसलिए ये होगा, निश्चित रूप से होगा। ये काम हम लोगों को करते रहने से निश्चित रूप से इस तरीके से ये बात आगे बढ़ेगी। साथियों, हमारे एक साथी ने कहा, मैं 4 साल से इसमें काम किया मगर मेरा रिजल्ट 0 निकला। ऐसा हमारे एक साथी ने कहा। है? आपने कहा ना? तो देखो, काम करते वक्त पहले से डिसाइड करते आना चाहिए कि जो काम करना है किस तरीके से करने से सफलता मिलेगी। हम तो केवल हर दिन सफल हो रहे, क्योंकि हम बगैर सोचे समझे कुछ भी नहीं कर रहे। और जो सोच समझ कर रहे हैं वो पहले से हमें जानकारी है कि जो काम हम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलने वाला है, उसका पूर्वानुमान हमारे पास है। उसके आधार पर कर रहे, ऐसे ही नहीं कर रहे बगैर सोचे समझे। अब जो आंदोलन हम लोग करना चाहते हैं वो जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और एक दिन जन आंदोलन जब होगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो समस्याएं है, जो हमारे ऊपर ब्राह्मणवाद के द्वारा थोपी गई है, एक मानसिक गुलामी है, एक शारीरिक गुलामी है। मानसिक गुलामी क्या है? हम ऐसा मानकर चलते हैं कि इसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता, ये मानसिक गुलामी है। दूसरा, शारीरिक गुलामी क्या है? जब हम मान लेते हैं कि इसमें बदलाव हो नहीं सकता तो हमारा शरीर कुछ नहीं करता, स्वीकार कर लेता है। हमारा शरीर जो है उस बात को स्वीकार कर लेता है और उसके विरोध में जो करना है वो करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। इस वजह से बहुसंख्यांक मूल निवासी बहुजन समाज के लोग निष्क्रिय है। जो थोड़े बहुत जागृत हैं, अगर उतने भी 100% काम करने लग जाए तो बहुत कम समय में हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। बहुत कम समय में रिजल्ट निकाला जा सकता है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। क्या कोई संगठन का नाम बता सकते हो जो 625 जिलों में कार्यरत है हमारे समाज का? है? दूसरा, क्या कोई ऐसा संगठन का नाम बता सकते हो SC ST OBC में जिसको करोड़ों रुपया समाज के लोग देते हैं? केवल ये संगठन के अलावा करोड़ों रुपया, लाख रुपया भी हमारे लोग शायद इकट्ठा नहीं कर पाते, तो करोड़ों रुपया हम लोगों को देते हैं। जब मैं वहां से निकलता हूं तो टिकट निकालकर पुणे से आता हूं, एक टिकट रेल का। फिर वापस जाता हूं तो वो मेरे दोनों पॉकेट भरे रहते हैं। और वो कब भरे रहते हैं? जब बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, इसके बावजूद भी भरे रहते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेस हमारे आंदोलन के लिए हम लोग इकट्ठा करते हैं
और उस आंदोलन पर खर्चा करते हैं, उसके पब्लिसिटी के लिए खर्चा करते हैं। जो पूर्णकालीन कार्यकर्ता है, 24 घंटे काम करने वाले हमारे पास कार्यकर्ता है, उन लोगों के मानधन के ऊपर खर्चा करते हैं। तमाम प्रकार का काम करने के लिए इन रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं और ये योजनाबद्ध तरीके से हम करते हैं। कोई भी समाज में इस तरह का काम करने वाला संगठन समाज में नहीं है। तो निश्चित रूप से साथियों, हम लोगों को ये ध्यान रख करके काम करना होगा। जो सफाई का काम करने वाली जाति है वो शेड्यूल कास्ट में अति पछात है, मोस्ट बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट की मोस्ट बैकवर्ड जाति है। अब ये जो मोस्ट बैकवर्ड जाति है, ये मोस्ट बैकवर्ड जाति इस स्थिति से बाहर निकलने का क्या तरीका है? इस स्थिति से निकलने का एक तरीका यह है कि पहले जो सफाई का काम करने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन करवाने का काम करें, और हायर एजुकेशन करवाने का काम करेगा तो उसका बेटा जब वो हायर एजुकेशन हो जाएगा तो वो स्वाभाविक रूप से ये सफाई का काम से मुक्त हो जाएगा। वो मुक्त होते ही उसकी आने वाली पीढ़ी मुक्त हो जाएगी। और ऐसे सारे देश भर में बहुत ज्यादा 10 लाख लोग होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, 10 लाख लोग होंगे, और ये किया जा सकता है। ऐसा काम नहीं है कि नहीं किया जा सकता। तो ये मानसिक गुलामी है, इससे हम लोगों को मुक्त करना होगा। दूसरा, जो सफाई का काम करने वाली जाति है, जो गुजरात में शेड्यूल कास्ट के जाति के लोग सफाई का काम करते हैं, वही जाति के लोग ऑल इंडिया में नहीं करते। हर राज्य में जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है उसमें से जो जाति है वो काम करती है। मगर वो शेड्यूल कास्ट की ही कोई जाति है। अब ये गुजरात में उन लोगों ने आदिवासियों को लाया, उसके पीछे जो शेड्यूल कास्ट के सफाई कर्मचारियों को 60,000 रुपए सैलरी मिल रही, तो वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन देने का काम कर सकते हैं। इस दुर्भावनाओं से उन्होंने दूसरों को लाने का काम किया। साथियों, अब मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, जो बदलाव हम चाहते हैं, जो परिवर्तन हम चाहते हैं, वो अपने आप नहीं होगा। जो बदलाव हम चाहते हैं वो अपने आप नहीं होगा। जैसे हमने रणनीति बनाई, वाम से पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, उसके बाद बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, 5 साधन है। अभी हमने भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया, वो तो कर्मचारी लोगों का नहीं है। वाम से कर्मचारी लोगों का संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा कर्मचारी लोगों का संगठन नहीं है, वो मासेस का है। और उसमें 98% जो हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो 98% लोग उसमें आते हैं। तो 98% लोगों को हम आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे कर्मचारी है उनको भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाना चाहिए, अपने अपने इलाके में, अपने जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में, ग्राम में और बूथ में। अगर आप ऐसा संगठन बना, बूथ में जो चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार 1200 वोटर होते हैं, एक बूथ में 1200 वोटर। वोटर का मतलब है जिनकी उम्र 18 और 18 साल से ज्यादा है। इसका मतलब है एक बूथ में संख्या ज्यादा होती है, वोटर कम होते हैं। 17 साल का वोटर नहीं होता, मगर संख्या तो बूथ में होती है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पर हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। नेतृत्व करना
जिनको नेतृत्व करना है उसके पास माइक्रो लेवल पर जानकारी चाहिए। ज्ञान क्या है किसी को पता ज्ञान क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ नॉलेज, अप्लाइड इंफॉर्मेशन इज अ नॉलेज। जो जानकारी अपने मकसद के लिए आप उपयोग और प्रयोग में लाते हो और रिजल्ट निकालते हो, वो ज्ञान है। ज्ञान क्या है? जो जानकारी उद्देश्य पूर्ति के लिए अप्लाई करते हो, वो अप्लाइड इंफॉर्मेशन नॉलेज है। तो हमें जानकारी क्या है? मेरा डाटा है। जानकारी मेरा डाटा है। ज्ञान क्या है? उद्देश्य पूर्ति के लिए जानकारी का उपयोग और प्रयोग सफलतापूर्वक करना ज्ञान है। तो इसमें हर व्यक्ति हर जानकारी का उपयोग कर सकता है ऐसा नहीं है। उसके लिए उसके पास योग्यता, तजुर्बा, अनुभव और तमाम चीजों की जरूरत होती है। तो इसलिए नेतृत्व करने के लिए सारी चीजें आवश्यकता है। हमारे समाज के जो लोग हैं वो कैडर पैदा करते हैं, नेतृत्व नहीं पैदा करते। देखो कचरा, बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद एकदम कचरा है, उसके बाद दिखता है। तो ये उन लोगों का क्या है? एक जाति ही दूसरा आदमी रिप्लेस हो जाता है। राजीव गांधी ये है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो आ जाती है, उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है, उनके पास लीडर अवेलेबल है। और सामूहिक रूप से सफलता हासिल करने के लिए लीडरशिप होना जरूरी है। इंडिविजुअल सफलता हासिल करने के लिए संगठित होना जरूरी नहीं है। सामूहिक रूप से सफलता हासिल करने के लिए संगठित होना जरूरी है। और बड़े काम संगठित शक्ति के बल पर ही संभव है। छोटे काम करने के लिए संगठित बल की जरूरत नहीं है। छोटे काम तो हर इंडिविजुअल आदमी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने प्रयास के अनुसार कर लेता है। मगर कुछ काम ऐसे है, मान लो राज्य सत्ता हासिल करना है, ये तो इंडिविजुअल का काम नहीं है। इसलिए हमारे लोग ये काम करने के बजाय कांग्रेस के पीछे लगते हैं, बीजेपी के पीछे लगते हैं, और उनके माध्यम से जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसमें एससी एसटी के 131 मेंबर पार्लियामेंट अभी पार्लियामेंट में है, उनको पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं दिया जाता। कितने लोग पता है? शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर पार्लियामेंट है, जिसको आप खासदार साहब, आप गुजराती में क्या कहते हो? सांसद जी, सांसद जी, सांसद जी, सांसद जी, सांसद जी, उसको कोई पूछता ही नहीं। हमारे जो एससी एसटी के सांसद है, जिनके हम लोग पिछलग्गू बने रहते हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं। उनके पार्टी के अंदर कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है और गांधी ने पूना पैक्ट के द्वारा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है नॉमिनेट किए जाते हैं, उन लोगों को एमएलए और एमपी बनाया जाता है। नॉमिनेट कौन करता है? बीजेपी वाले। नॉमिनेट कौन करता है? कांग्रेस वाले। बीजेपी वाले कौन है? ब्राह्मण। कांग्रेस वाले कौन है? ब्राह्मण। तो इसका मतलब है ब्राह्मण लोग हमारे लोगों को एमएलए और एमपी के तौर पर नॉमिनेट करते हैं। ए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करते हैं वो उनके प्रतिनिधि है। नाम हमारा लेते हैं, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, मगर प्रतिनिधित्व तो उनका करते हैं पार्लियामेंट में। हमारी आवाज नहीं उठाते वहां। नाम हमारा लेते हैं, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बाप वो है। नाम हमारे लेते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का, बाप वो है। ऐसी औलाद को क्या कहते हैं? नाजायज औलाद कहते हैं। तो जो एमएलए एमपी है,
चुड़ुल टाइप के, ये नाजायज औलाद है ब्राह्मणों की। ये हंसने की बात नहीं है, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सीरियस बात है। पार्लियामेंट में, दुनिया में जो लोकतंत्र है, क्या आप जानते हैं लोकतंत्र का पाया क्या है? रिप्रेजेंटेशन। राजा होता था तो राजाशाही में क्या होता था? एक राजा होता था, दूसरा प्रजा होता था। लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में राजा और प्रजा नहीं होता है। लोकतंत्र में एक राजा होता है, वो प्रजा से ही चुनकर जाता है और हर 5 साल बाद उस प्रजा को ही उसको चुनने का अधिकार है, और बहुत बार जो प्रजा है उसको दोबारा चुनाव में परास्त कर देती है। ये प्रजा के पास पावर है। लोकतंत्र में, राजतंत्र में ऐसा कोई पावर नहीं है जो राजा को तुमको अगर परास्त करना है तो खून खराबा किए बगैर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक राजा के जगह दूसरा राजा हत्या करने के बाद ही आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। ये इतिहास है। इसलिए ये लोकतंत्र जो है उसमें SC ST के 131 मेंबर पार्लियामेंट है, ओबीसी के भी बहुत सारे लोग हैं, मगर ये बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा नॉमिनेटेड है और वो पार्टियां ब्राह्मणों की है। वो उन लोगों ने हमारे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन दिया। आम आदमी को क्या लगता है? अरे ये हमारा सांसद है, ये हमारा MLA है। आम आदमी को लगता है मेरी आंखों से देखो तो वो दलाल है, भड़ुआ है। मेरी आंखों से देखो तो दलाल है, भड़ुआ है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि विश्राम जी, आपके ऊपर वो सांसद लोग केस क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा मैं वेटिंग कर रहा हूं, अभी किया नहीं किसी ने, मैं वेटिंग कर रहा हूं, और जब वो कर लेगा तब मैं उनको दाल आटे का भाव कितना है उस समय बताऊंगा। अब वो सारी बात मैं नहीं बताना चाहता हूं, वो उनके साथ लड़ाई होगी तो बताऊंगा, क्योंकि किसी को किसी समाज के नाम पर दलाली और बड़वेगिरी करने के लिए कानूनन वैध तो नहीं माना जा सकता। इसको किस आधार पर प्रमाणित करेगा कि वो वैध है, जायज है? इसलिए साथियों, ये बात मैं सार्वजनिक रूप से 50 साल से बोल रहा हूं। ट्रेनिंग में भी मैं बहुत विस्तार से सबूत के साथ बताता हूं। जो ट्रेनिंग में सबूत के साथ बताता हूं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता हूं। और क्या ये जो दलालों और भड़ुओं की व्यवस्था है, जॉइंट इलेक्टोरेट, जो गांधी ने जबरदस्ती हमारे लोगों पर थोपा, क्या हर 10 साल बाद हमारे लोग डिमांड करते हैं कि ये दलाल भड़ुओं की व्यवस्था हर 10 साल बाद एक्सटेंशन करो, एक्सटेंशन करो, एक्सटेंशन करो? कभी सुना आपने? हमारा समाज के लोग कभी 10 साल के बाद एक्सटेंशन करो डिमांड नहीं करते। डिमांड ना करने के बावजूद भी वो देते हैं, और अखबार में खबर आती है सर्विसेज का रिजर्वेशन 10 साल और लागू। रिजर्वेशन पॉलिटिकल बढ़ जाता है, अखबार में खबर सर्विसेज के रिजर्वेशन का आता है, तो हमारे सारे SC ST OBC के लोग खुश हो जाते। अरे और 10 साल सर्विस का रिजर्वेशन, एजुकेशन का रिजर्वेशन का कोई लिमिट नहीं है 10 साल का। कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, पढ़ लो, 330 और 332 का आर्टिकल पढ़ लो तो आपको पता चलेगा ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। तो हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, उनको सही तरीके की जानकारी नहीं होती है, इस वजह से भी बहुत सारी समस्याएं होती है। इसलिए साथियों, अभी हम लोग आखिरी बात कहकर, अभी ज्योतिराव फुले का जो जन्मदिन है आज है, कल से द्विशताब्दी शुरू होती है। कल से द्विशताब्दी का दिन शुरू होता है। तो ये सारे देश भर में साल भर में मनाया जाएगा।
मोदी ने आर्टिकल लिखा है, नहीं पढ़ा? आर्टिकल है, हिंदी में है, गुजराती में भी है, ज्योतिराव फुले पर। मैंने पढ़ा उसको, ने कहा यार मोदी बीजेपी में रहकर साला ज्योतिराव फुले के ऊपर क्यों लिख रहा है? उसको मालूम है कि वामन मेश्राम ज्योतिराव फुले पर बोलेगा ही बोलेगा और मेरा नाम लेकर भी बोलेगा। ज्योतिराव फुले भी ओबीसी था और नरेंद्र मोदी भी ओबीसी है, ऐसा बोलेगा और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा ही करेगा। इसलिए वो इस आरोप से अपने आप को बरी करना चाहता है, इसलिए एक आर्टिकल लिखकर मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, ऐसा उसने एक आर्टिकल लिखा। कहा कि 2वीं शताब्दी है, बस एक कार्यक्रम कर दिया, हो गया। हम लोग साल भर मनाएंगे और सारे देश भर मनाएंगे। सारे देश भर के वामसेप के, भारत मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और संगठन को यह आदेश और निर्देश दिया जाता है कि वो अपने अपने लेवल पर सारे देश भर में साल भर में इसके कार्यक्रम लगाए और सारे देश भर में जागृति फैलाने का ये जो अवसर आया है, इस अवसर का उपयोग करें। धन्यवाद।